सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष भूगोल की एक नई कक्षा में। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 7 का भूगोल, जिसमें पार्ट 4 करने वाले हैं हम, जिसका नाम है वायु। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं हम, टू द पॉइंट्स वो भी। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ हम टू द पॉइंट चीज़ों की चर्चा करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें से पिछले वर्षों में आपको प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे, आए हुए हैं, और भविष्य में भी यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका जीके का पार्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर जीएस का पार्ट आ रहा है, उसमें ये सीरीज़ बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि जीके और जीएस का तात्पर्य ही होता है एसएसटी और साइंस। ठीक है, मेन रूप से एसएसटी और साइंस। ठीक, और एसएसटी में क्या पार्ट होते हैं? उसमें आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है ना, इकोनॉमिक्स होता है, यही होता है ना जीके में। स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये पार्ट होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम का जो बेस है ना, वो एनसीईआरटी रहता है। आधे से ज़्यादा जो स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं वो यहीं से बनते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यहीं से बनते हैं। तो जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, तब तक उस पर आप जितनी भी दीवारें लगा लीजिए ज्ञान की आने वाले समय में, ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हैं तो वो व्यर्थ होने वाली हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो चीज़ें पढ़ी हैं तो आपका जो बेस है वो मजबूत रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसी को आधार बनाकर ये सीरीज़ चलाई जा रही है। ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात ये, यदि आप सीटेट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें एसएसटी चूज़ किया हुआ है आपने, ठीक है, उसमें एसएसटी जो है 60 मार्क्स का आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पार्ट भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं, और यहाँ पे जो चीज़ें कराई जा रही हैं, यहाँ से हूबहू वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सीटेट के लिए तो ये रामबाण सीरीज़ होने वाली है एकदम। ठीक है जी, चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधा अपनी टू द पॉइंट सीरीज़ प्रारंभ करेंगे। पार्ट 4 वायु, कक्षा 7 भूगोल। चलिए ये हमारा चैप्टर है वायु। ठीक है, देखिए, किसी भी चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका जान लेना आवश्यक होता है ना। तो इसलिए हम भूमिका देख लेते हैं थोड़ी सी। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। बेसिकली हम इसमें वायुमंडल के बारे में देखने वाले हैं, है ना। इसमें एयर की बात होगी, गैसेस की बात होगी, कौन कौन सी हमारे पर्यावरण में गैसें उपलब्ध हैं, कौन सी हानिकारक है, कौन सी लाभदायक है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमें हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। आपको पता है हमारे सौरमंडल में इस समय कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। प्लूटो भी था पहले, उसको हटा दिया सन 2006 में। ठीक है, क्योंकि वो जो है ग्रह की परिभाषा को फुलफिल नहीं करता था, अपने पथ से भटक जाता था बार बार। तो 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों की अगर तुलना की जाए तो मात्र पृथ्वी एक ऐसी जगह है जहाँ पर रहने का स्थान है, जो हमें जीवन प्रदान करती है, जहाँ पर जीवन उपलब्ध है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम चाँद पर जीवन खोज रहे हैं। ठीक है, चाँद पर जीवन खोज रहे हैं, सोच रहे हैं चाँद पर भविष्य में रहा जा सके, है ना। मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, मंगल पर पानी खोज रहे हैं। अरे भाई, जो चीज़ है हमारे पास पहले उसको तो ठीक से रख लो। आपने पृथ्वी का तो नाश कर दिया है, बिल्कुल एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर पूरा डिस्ट्रॉय करके रख दिया है ना। जहाँ पर हैं, ये तो वही बात हुई, जो मनुष्य के पास है उसमें वो प्रसन्न नहीं है, जो नहीं है उसकी चाहत में पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग। आप देखिए संभावनाओं को, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं उससे भी तो सुधारने का प्रयास कीजिए, है ना। कई गवर्नमेंट्स कर भी रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, है ना। लेकिन पर्टिकुलरली जब तक ये इंडिविजुअली इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा पर्सन टू पर्सन, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो ज़रूरी है कि व्यक्तिगत स्तर पर हम योगदान दें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाएं, है ना। जो भी वेस्ट निकलता है उसे कूड़ेदान में ही डालें। ठीक, चलिए
और पानी का उतना ही यूज़ करें जितनी नीड हो। कई जगह पानी ऐसे बहता रहता है और किसी को कोई परवाह नहीं, है ना। चलिए वापस से चैप्टर पे आएंगे, है ना। देखिए कुछ सामाजिक मुद्दे भी होते हैं तो उसकी चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है ना। चलिए वायुमंडल का संगठन, है ना, अर्थात हमारा जो वायुमंडल है वो किन किन गैसेस से बना है। चलिए क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। बिल्कुल सही, केवल एक गैस नहीं होती वो। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। बिल्कुल सही। आपको पता है नाइट्रोजन 78% है हमारे एनवायरनमेंट में, 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन 21%, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हमारी हवा में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर दूँ तो शायद और अच्छे से दिखे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके जी हाँ, ये देखिए नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है। आर्गन है आपकी 0.93% और अन्य सभी गैसेस में है जिसमें ओजोन भी आती है, इसमें है ये है 0.04%, ठीक है। इसमें से याद किसका रखना है आपको एक ऑक्सीजन का याद रखना है इंपॉर्टेंट, एक नाइट्रोजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। ये 3 मेनली याद करने हैं और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन तीनों में भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है। आपका उत्तर होगा 21%। नाइट्रोजन का कितना है 78%, ठीक है जी, 78%, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड का बाय चांस पूछ लिया जाए, अभी तक तो शायद नहीं पूछा गया, तो इसका है 0.03%, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे टू द पॉइंट। थोड़ा सा और दे रखा है इसके अंतर्गत, देख लेते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, अभी हमने देखा 78%, ठीक। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए जस्ट 1 सेकेंड। इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ही जो बगल वाला दिया हुआ है ना मैप सा, चार्ट सा, उसको पढ़ते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके अब दिख रहा होगा आपको, है ना। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो सीधे, जैसे हम सीधे वायु से अपने मुंह के अंदर सांस के द्वारा ले लेते हैं नाइट्रोजन, वो सीधे नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। राइजोबियम इसी प्रकार का एक जीवाणु है। अगर क्वेश्चन आ जाए जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम, ठीक है, इसी प्रकार का एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि उपलब्ध कराता है पौधों को जिस स्वरूप में चाहिए होता है नाइट्रोजन, ठीक है। ये पौधों की जड़ों में शामिल होता है। चलिए आशा चीज़ समझ में आ रहे होंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पर छोटा सा एक फैक्ट दिया हुआ है तो हमें पढ़ लेना ज़रूरी है। सेकेंड। ओके चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का ना एक बहुत बड़ा रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब पृथ्वी पर गर्मी आती है, ठीक है, उस गर्मी को रोक कर रखना और हीट प्रोवाइड करना, ठीक है, अर्थ को। लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हीट रह जा रही है। इस वजह से हमारा जो पृथ्वी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अदर गैसेस का जो अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये भी है मेन, है ना। चलिए और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है ना। बिल्कुल सही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो हमारी जो पृथ्वी है ना दोबारा से एक बर्फ़ का गोला बन जाएगी, जो कि बहुत अरबों साल पहले थी, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कई लोग मानते होंगे भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है जी। चलिए
देखिए कोई भी चीज़ अधिक मात्रा में नुकसानदायक है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन कुछ निश्चित अनुपात में अगर उसका यूज़ किया जाए तो वो बहुत यूज़फुल हो जाती है, चाहे वो खान पान हो चाहे वो पढ़ाई हो, है ना। चलिए, सबके लिए एक सीमित समय होता है, ठीक, और सही समय में ही सही चीज़ें करनी चाहिए। आगे चलेंगे। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और इसे ही भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जो कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग यही है, भूमंडलीय तापन यही है। जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, पीछे कारण बताया मैंने आपको, है ना। चलिए आगे चलेंगे। सेकेंड, ओके। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, ऐसी आशाएं और आशंका जताई जा रही है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, काफ़ी हो भी चुके हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है जी, पहला पेज कंप्लीट, नेक्स्ट पेज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को ही देखेंगे। ठीक, चलिए, ये पौधे का हमने कर लिया था। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड, इसको नीचे कर लेते हैं ना, तो ऊपर कर लेते हैं, सॉरी, ये लाइन हम कर चुके हैं ना। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। अब ऑक्सीजन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कर चुके हैं ऊपर हम, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए, अब तीसरी गैस की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अर्थात हरे पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है जी, आगे देखेंगे। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ठीक है, जो कि मेन कारण है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, जो बेमौसम बरसात हो गई, है ना, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, है ना। चलिए, वो सब इन्हीं कारणों से होता है। ठीक है जी, आगे देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, देख लेते हैं। जब वायु गर्म होती है, क्या होती है, गर्म, तो ये फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ध्यान रखना, अगर गर्म होगी, ठीक है, हीट होगी या गर्म बोल लीजिए, तो वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी। ठीक, जब वायु ठंडी होगी, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। अगर कोल्ड होगी, ठीक है, एयर या वायु बोल लीजिए आप, ठीक है, तो वो नीचे बैठेगी। ठीक है, ये छोटा सा फैक्ट है, ये ध्यान रखिए। ठीक, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, टू द पॉइंट। पेज पूरा हो गया? जी हाँ, पूरा हो गया है। जी हाँ, अब वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। वायुमंडल की कुछ परतें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हुए हैं। ठीक है जी, चलिए, वायुमंडल की संरचना देखिए। हमारा जो वायुमंडल है ना, मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में? 5 परतों में, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो परत मैं बता रहा हूँ ना, इसके मैंने एक नोट्स भी तैयार किए अलग से, वो मैं चैप्टर जब एंड हो जाएगा उसको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। टू द पॉइंट है एकदम। ठीक है, इन 5 परतों में क्या क्या इनकी विशेषताएँ हैं, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ है, कैसे याद करना है ट्रिक के माध्यम से, वो सब मैं लास्ट में बताऊँगा। वो मैंने अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी फैला के दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें आप ज़रूर, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, परतों से क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
चलिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये हैं, अब पृथ्वी की सतह से बता रहे हैं, है ना। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल जिसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, एवं बहिर्मंडल। ठीक है, ये 5 हैं। सबसे पहला अगर पूछ लिया जाए पृथ्वी की सतह से पहली परत कौन सी है वायुमंडल की, तो शोभ मंडल है, और आखिरी है बहिर्मंडल। ठीक है, ये पृथ्वी की परत से बता रहे हैं, और पृथ्वी की परत से ही देखा जाता है। सबसे पहले की चर्चा करेंगे शोभ मंडल की, है ना। शोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। ठीक, तो शोभ मंडल से आपको क्या ध्यान रखना है कि मौसम की सारी घटनाएं यहीं होंगी। ठीक है, इसी वायुमंडल में मौजूद जो वायु होती है उसी में ही हम सांस लेते हैं। ठीक है, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ठीक है, इस मंडल की विशेषताएं हैं, इस परत की विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भाई मौसम संबंधी घटनाएं पृथ्वी की किस परत में होती है, या किस वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। आपको ऑप्शन दे देंगे शोभ, समताप, मध्य, आयन, तो आपको ध्यान रहना चाहिए शोभ मंडल। नेक्स्ट आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ एक पिक्चर भी दी हुई है, पिक्चर को भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिलहाल ये देख लेते हैं हम, सेकेंड। ओके, दूसरी परत है पृथ्वी की आपकी समताप मंडल। ठीक है, शोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, अर्थात यहाँ पे ना तो बादल होंगे ना ही मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। ठीक है, बादल और मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होंगी, ये सब होंगे आपके शोभ मंडल में। ठीक है, ध्यान रहेगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार से भी। ठीक है, बादल और मौसम विहीन कौन सा मंडल है, तो समताप मंडल उत्तर होगा आपका। ठीक, इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। क्या उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, हवाई जहाज़। तो क्वेश्चन बन सकता है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मंडल या तो परत पृथ्वी की कौन सी है, तो समताप मंडल। ठीक है, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। आगे चलेंगे इसी में। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं समताप मंडल में आपकी, एक तो हवाई जहाज़ हो गया। आगे देखिए, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। क्या होती है, ओजोन गैस की परत। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या क्या हुआ, एक तो हवाई जहाज़ हुआ। ठीक है, हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। दूसरा हुआ आपका ओजोन गैस। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको समताप मंडल में, इम्पोर्टेंट है। कैसे याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि मैंने बताया वीडियो के लास्ट में मेरे पास मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो वहाँ से मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में। ठीक, चलिए, इसका जो ये किलोमीटर फैला, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इसकी ट्रिक भी है मेरे पास। ठीक है, वो लास्ट में बताऊँगा मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है जी, चलिए तीसरा, अगला है आपका मध्यमंडल। ठीक है, तीसरा मंडल है आपका मध्यमंडल, या तीसरी परत बोल लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखिए, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आकर के जल जाते हैं। उल्का पिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब हम क्लास 6 में कर रहे थे तो उस समय शायद पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, पहली या दूसरे ही पाठ में। ठीक है, तो उल्का पिंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यही है आज का आपका क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, तो उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिले आपसे, ये मुझे अपेक्षा है कि मिलेगा। ठीक है, चलिए, फिलहाल तो मध्यमंडल से आपको क्या याद रखना है, मध्यमंडल से आपको याद रखना है उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड जो होते हैं इसी परत में आकर के जल जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो मेसोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, मेसोस्फेयर। ठीक, चलिए, और तीसरे को और नाम भी बताए थे इन्होंने शायद, कुछ नहीं, यही है मेसोस्फेयर। ठीक है, चलिए, अब आ गया आपका वायुमंडल, जिसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, या आयन मंडल इसी परत का एक भाग ऐसा है माना जाता है ना। चलिए,
बाह्य वायुमंडल, ठीक है, ये चौथी परत है आपकी। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। अच्छा, किस मंडल में तापमान बढ़ता है और किस मंडल में तापमान घटता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, ये भी ट्रिक के माध्यम से मैंने वहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ मैं समझा दूंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक, चलिए। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, पता चल गया, आयनमंडल इसी परत का एक भाग है, या तो बाह्य वायुमंडल कह लीजिए या आयनमंडल कह लीजिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। 80 से 400 हो गया। और देखिए यहाँ पे लिखा है रेडियो संचार। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, चलिए 1 सेकेंड। ओके, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगे किस परत की विशेषता है, किस मंडल की विशेषता है, वायुमंडल की, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पांचवा और आखिरी मंडल है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, ये पांचवा है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं नंबर दिखा दूँ, नंबर लिखा हुआ है यहाँ। जी हाँ, आशा आपको नंबर दिख रहा होगा अब। चलिए, बहिर्मंडल ये आखिरी मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। ठीक, हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन बनेगा हीलियम एवं हाइड्रोजन गैसें किस मंडल में तैरती रहती हैं। ठीक है, यह किस मंडल की विशेषता है, या पृथ्वी की किस परत की विशेषता है, तो आपका उत्तर होगा बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, यहाँ पर ना एक पिक्चर भी दी हुई है, पिक्चर के माध्यम से अगर आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये देखिए वायुमंडल की परतें। ठीक, इसलिए मैंने पिक्चर को भी ले लिया साथ में। यहाँ देखिए शोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, यह मध्य मंडल। शोभ मंडल में आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा करूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में ही होती हैं शोभ मंडल में आपकी। ठीक है, तो पर्वत पहाड़ भी इसी में होते हैं। देखिए बादल वादल सब इसी में ही होंगे। ठीक है, पर्वत पहाड़ भी इसी में आ जाते हैं सब शोभ मंडल में ही। ठीक, उसके बाद आप आएंगे समताप मंडल। समताप मंडल यहाँ तक फैला हुआ है, देखिए। ठीक, समताप मंडल में मैंने 2 चीज़ें बताई थी आपको, जस्ट 1 सेकेंड। एक तो ओजोन लेयर बताई थी और एक हवाई जहाज बताया था। ठीक है, ये 2 चीज़ें समताप मंडल में। ठीक है, आगे चलेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक, उसके बाद मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या था, जो उल्का पिंड थे वो आके जल जाते थे। ये देखिए उल्का पिंड आ रहे हैं, अगर आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा इधर, है ना, तो ये जल जाते थे। तो पिक्चर के माध्यम से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में क्या था, जी हाँ, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ठीक है, रेडियो वेव्स फैली हुई हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ठीक, अब रह गया आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या है, बहिर्मंडल में हल्की गैसें फैली हुई हैं। कौन कौन सी, एक तो हीलियम, ठीक है, हीलियम, और एक, जी हाँ, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक, चलिए, तो आशा चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसी को ही ट्रिक के माध्यम से हम अभी लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद करेंगे अच्छे से। अब हमारी सब हेडिंग है एक, मौसम एवं जलवायु। अच्छा, पिछले पेज पे कुछ रह तो नहीं गया, कोई फैक्ट नहीं, सब हो गया। ठीक है, चलिए जस्ट 1 सेकेंड। ओके, चलिए, हमारी सब हेडिंग है अब मौसम एवं जलवायु। जी हाँ, ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मौसम की परिभाषा एक तो जो हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार बस रिपीट ही हो रहा है, बस ऐसा समझ सकते हैं, इसको ज़्यादा डेप में नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ देखिए मौसम की डेफिनेशन दी हुई है, वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है क्या, मौसम। ठीक है, चलिए, और जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, यानी एवरेज। ठीक है, औसत मौसम, और दीर्घकाल में लंबे समय तक वही मौसम रहा है। ठीक है, तो वही उस स्थान की जलवायु बताता है, या जलवायु बन जाता है। ठीक, बस इतना ध्यान रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। क्या आप जानते हैं, देख लेते हैं हम जानते हैं नहीं जानते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के
कितना लिखा है ये, 2 अरबवां भाग का केवल 1 भाग ही प्राप्त करती है। सोचने वाली बात है। अगर हम पूरे जो सूर्य है उसकी एनर्जी को 2 अरब में बांट दें, भाई 2 अरब एनर्जी है इस टाइप से, ठीक है, तो उसका केवल 1 भाग, 2 अरब का केवल 1 भाग हमारी पृथ्वी प्राप्त कर रही है सूर्य का। अगर मान लीजिए 5 भाग प्राप्त करने लग जाएं तो कितनी गर्मी हो जाएगी, यानी 5 गुना लगभग बढ़ जाए, है ना, जिस हिसाब से अभी इतनी गर्मी है, ठीक है, या जो एवरेज टेम्परेचर है दिन पर दिन इंक्रीज़ हो रहा है, अगर इसको हम 5 कर दें, ठीक है, 2 अरब वहाँ हैं, सॉरी मैंने शायद एक, अच्छा ठीक है, 2 अरब है ना, 2 अरब में भाग में बांटा था हमने, उसका केवल 1 भाग, तो 2 अरब वही होगा, ठीक है, क्योंकि 2 अरब है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 5 गुना हमने 10 कर दिया इसका, 5 नहीं 10 कर दिया, है ना, 2 अरब वहाँ तो ले रहे हैं ना, ठीक है, मतलब 2 अरब में से 2, है ना, ठीक है। चलिए, तो अगर 10 कर दिया जाए इसको, ठीक है, तो कितनी गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितने भाग का प्राप्त करती है, कितना भाग प्राप्त करती है, 2 अरबवां प्राप्त करती है, ठीक है, ठीक है, मात्र 2 अरब का दूसरा भाग, ठीक है, इस हिसाब से याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे चलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या आपका एग्जामिनर का माइंड फिर जाए और वो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर दें, ठीक है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे चलेंगे। तापमान। तापमान क्या है भाई, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को ही तापमान कहते हैं, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी मैं खुद बताऊंगा। ये है, देखिए इंपॉर्टेंट आपका आतपन। आप बोलेंगे आतपन क्या है भाई, आतपन क्या है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वही आतपन कहलाती है, ठीक है। जो एनर्जी जो है, जो रोशनी या जो गर्मी, जो हीट सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है और पृथ्वी उसको रोक कर रख लेती है, रिटेन कर लेती है अपने पास, ठीक है, वही आतपन कहलाता है, ठीक है। चलिए, आतपन यानी इसको दूसरे शब्द इसके लिए इस्तेमाल करें तो सूर्यताप, ठीक है, यहाँ लिखा ही हुआ है, देख लीजिए, ठीक है, सूर्यताप अर्थात सूर्य का टेम्परेचर, है ना, उसको यहाँ पर सस्टेन करके रखना पृथ्वी द्वारा, वही आतपन है, ठीक है। चलिए, आतपन अर्थात सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। चलिए, छोटा सा फैक्ट था, आगे देखेंगे। देखिए किस चीज़ को किस में मापा जाता है, यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, ठीक। अगर आपको तापमान को मापना है तो आप तापमापी का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश में क्या वर्ड है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वायुदाब मापना है तो वायुदाब मापी का प्रयोग करेंगे, वायुदाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। अगर आपको वर्षा को मापना है तो आप वर्षा मापी का प्रयोग करेंगे। अगर आपको पवन की दिशा को देखना है कि कौन सी दिशा है कहाँ पर, तो आप वात दिग्दर्शी का इस्तेमाल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वात दिग्दर्शी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बन सकता है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या है, पवन की दिशा दर्शाता है ये, ठीक है जी। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे है आपका वायुदाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है। इसमें सेकंड फिट कर लेते हैं इसको, ओके। चलिए, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है ना। चलिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है, सिंपल है। आगे देखेंगे। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ अगर आपको देखने में समस्या हो रही है तो, क्योंकि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी को ही हमको करके जाना है एग्जाम में, ठीक। दोबारा बोलता हूँ ये लाइन, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, मैंने एरो भी बनाया हुआ है इसलिए, ऊपर की ओर जाने पर दाब अर्थात प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। क्या होने लगता है, नीचे गिरने लगता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी आप मैदानी क्षेत्र में हैं, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, यदि आप मैदानी क्षेत्र में, आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं,
ऊंचाई पर जा रहे हैं, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वायु दाब है, वो तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। चलिए, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा वायु दाब सर्वाधिक कहाँ होता है, ठीक, तो समुद्र स्तर पर। और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जैसे कि मैं पीछे ही बता चुका हूँ, है ना। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। इसको छोड़ दीजिए, लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वायु जब गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी और ठंडी होगी तो नीचे बैठती है, ठीक। और जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आपको अपोजिट याद रखना है, ठीक है, अपोजिट, उल्टे शब्द पता है ना, अपोजिट, ठीक। वायु अगर ऊपर उठेगी, जैसे कि ऊपर चर्चा भी की मैंने, अगर ऊपर उठेगी तो क्या करेगी, वो निम्न दाब क्षेत्र बनाएगी। निम्न अर्थात छोटा होता है, ठीक, तो इसका अपोजिट हो गया। अगर वायु ऊपर उठ रही है तो निम्न दाब क्षेत्र बना रही है। यदि वायु ठंडी होकर नीचे जाती है, ठीक है, तो वो कौन सा क्षेत्र बनाएगी, उच्च दाब क्षेत्र, ठीक है। इसी का ही उल्टी बात नीचे लिखी हुई है, इसलिए मैंने यही बता दिया। देखिए, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और भारी वायु क्या होगी, ठीक है, भारी वायु क्या होगी, नीचे बैठेगी, ठीक है। और ये निमज्जित होकर अर्थात नीचे आकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। वायु तो नीचे आ रही है, लेकिन क्षेत्र कौन सा बना रही है, उच्च दाब, ठीक है। अगर वायु ऊपर उठेगी तो वो निम्न दाब क्षेत्र बनाएगी। अगर वायु नीचे बैठेगी, भारी होगी, नीचे बैठेगी, तो वो उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी, ठीक है। अपोजिट रिलेशन याद रखना है आपको, ठीक। वायुमंडल में आप ऊपर जा रहे हैं तो दाब गिरेगा, दाब यानी वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है या कथन के रूप में बनेगा, ठीक। जितनी चीज़ें थी मैंने सारी बता दी हैं आपको। इसको बार बार आप 1-2 बार देखेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए, एक लाइन और इम्पोर्टेंट रह गई है यहाँ पर, ये देखिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, या तो कथन के रूप में, या तो सही गलत के रूप में, ठीक है, या तो एमसीक्यू रूप में, किसी भी रूप में आपको दे देगा वो। वायु जो है कौन से क्षेत्र से कौन से क्षेत्र की ओर बहती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलिए, अगर हम वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम। चलिए, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं, चांद पर वायु नहीं है, बिल्कुल सही बात, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है, ठीक है। और पृथ्वी पर वायु है और यहाँ वायु दाब भी है। आपको पता है, अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वज़न अगर 60 किलो है ना, पृथ्वी पर उसका वज़न 60 किलो है, तो चांद पर कितना होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही, उसका चांद पर वज़न होगा 10 किलो। आप कहेंगे ये कैसे, ये ऐसे, यही रीज़न है इसका, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है जो कि ह्यूमन पर लग सके, इसीलिए वो हवा में उड़ता रहता है, ठीक है। वहाँ पर हवा ही नहीं है, ठीक है, वायु ही नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी आपको। ये चीज़ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जितना वज़न होगा ना, उसका 1/6 हो जाता है, ठीक है। अगर 60 है जैसे मैंने बताया, तो इसका 1/6 करोगे तो 6 दाम 60, ठीक है, 10 आ गया, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 वज़न है किसी मनुष्य का या किसी मान लीजिए जानवर का ही 6 किलो है, तो वहाँ जा कर के 1 किलो हो जाएगा, समझे, ठीक है भाई। खाना कम नहीं हो जाएगा पेट से, वज़न ही उतना ही शो होगा ठीक है। वो वापस अर्थ पे वैसे ही आएगा, तो वापस से उसका 6 किलो हो जाएगा, समझ रहे हैं जी, ठीक है। आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, आगे देखेंगे। कह रहा है, अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, अगर बिना सूट के आप उतर गए तो वहाँ, ठीक है जी, इसलिए पहनते हैं वो आगे देखेंगे। अब पवन है, पवन से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें हैं, ठीक है, पवन देख लेते हैं। चलिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। वायु हमेशा जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करेगी या बहेगी।
ठीक है, चलिए, इतना इंपॉर्टेंट बीच में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया है, इसको छोड़ दीजिए। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, और कौन कौन से 3 प्रकार है ये अगले पेज में देखेंगे। और अगले पेज पे जाने से पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है, क्या कह रहे हैं पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं, समझ रहे हैं। उसका नाम जो है उसकी आने वाली दिशा के आधार पर आधारित होता है। ये छोटा सा फैक्ट है, छोटा सा उदाहरण भी दिया हुआ है इन्होंने, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3 प्रकार की पवनें, है ना। पवन आपसे पूछ लिया जाए मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, जैसा कि मैं बता के आया हूँ लास्ट पेज पर, ठीक। अब इन तीनों पवनों को देख लेंगे एक एक करके, वो भी अच्छे से, ठीक है जी, क्या विशेषताएं हैं किस पवन की, ठीक है। चलिए, पहली पवन है आपकी स्थायी पवनें। कौन सी है, स्थायी पवनें, ठीक है। इनको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। स्थायी पवनों का ही दूसरा नाम क्या है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें ही स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, ठीक है, लगातार चलती हैं और वर्ष भर चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, वो अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करती हैं। ये इसकी क्वालिटी है, ये इसकी विशेषता है। आगे चलेंगे। दूसरे प्रकार की पवन है मौसमी पवनें, जैसे कि नाम से ही संदर्भ हो रहा है, ठीक है, विभिन्न ऋतुओं में, विशेष ऋतुओं में जो कि उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है। अभी कौन सी चल रही है, देखो मानसून चल रही है, इस समय ये वीडियो बन रही है, इस समय मानसून ही आया हुआ है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है ना। तो ये मौसमी पवनें हैं जो मौसम के आधार पर अपनी दिशा बदल लेती हैं, ठीक है जी। आशा है स्थायी पवनों और मौसमी पवनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। अब है आपका स्थानीय पवनें, ठीक है। स्थानीय पवनें क्या होती हैं देख लेते हैं। स्थानीय पवनें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, ठीक है, किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर होता है। समीर देखो, अगर आपने पर्यायवाची शब्द किए हैं तो ये पवन का ही पर्यायवाची शब्द होता है। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे ही लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं ना। लू जब लग जाती है तो बड़ी समस्या हो जाती है ना। कई लोग लू लगने से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। और अभी इस बार भी पिछली गर्मी में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यूपी में काफ़ी लू का प्रभाव देखा गया। तो लू से बचने के लिए भाई ठंडी लस्सी, है ना, कहते हैं कि सत्तू जो होता है उसको पानी में घोल के पियो, ठंडे पानी में, तो उससे लू लगने का खतरा जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिए अपना, ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी है आपके इलाके में तो ज़रूर इन सब चीज़ों का प्रयोग कीजिए और लू से बच के रहिए। चलिए आगे चलेंगे। तो ये थी आपकी स्थानीय पवन। तीनों प्रकार की पवनें करा दी मैंने, तीनों याद रखना है। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, तीनों की क्वालिटीज़ बता दी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। ये थोड़ा सा एक केस स्टडी दिया हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक चक्रवात आया था, ठीक है, जिसे प्राकृतिक आवेश का नाम दिया गया है हमारे यहाँ। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा, जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को, ये डेट याद रखनी है आपको, राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। बस यहाँ से इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब इसी का एलोब्रेशन है, इसी का एक्सप्लेनेशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको रीड करना है और ज्ञान में वृद्धि करनी है तो, ठीक है। बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मुझे वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। उड़ीसा में चक्रवात आया, कब आया? 1999 में, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, ठीक। नीचे का पार्ट लेना है, नीचे का पार्ट भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए, यहाँ देखिए इसी का ही चल रहा है और मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहा गया यहाँ, देखिए 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर
इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। ठीक है, तो काफ़ी लोग इससे भी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेगा, ये ईयर याद रखिएगा। ठीक है, 1999। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है आपका आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है? किसी भी समय वायु में जलवाष्प की मात्रा, सिंपल। ठीक है, चलिए, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। कहते नहीं आप भाई, उस जो उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो इसी कारण होती है। चलिए आगे चलेंगे। जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो हो ही जाएगा, है ना। शरीर पूरा चिपचिपा सा हो जाता है ना। आर्द्र दिन में पीछे कितनी उमस हो रही थी, है ना, वो इसी कारण से होती है। चलिए आगे चलेंगे। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, तब यह वर्षण के रूप में नीचे आती हैं, अर्थात बारिश हो जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होकर हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। आपने भी ये चीज़ गौर की होगी, बचपन में मैंने तो बहुत गौर किया। ये जब हवाई जहाज जाते थे ना, उसके पीछे पीछे एक लेयर सी जाती थी। ठीक है, वाइट वाइट और बड़े दूरी में एकदम लंबी लकीर बना देती थी और हम सोचते थे वहाँ से रॉकेट गया है ना। वहाँ से रॉकेट नहीं, हवाई जहाज ही जाते थे। ठीक है, चलिए। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है ये आपको पता चल गया। जो इंजनों से नमी निकलती है ना, उसके कारण होता है ये, और वही संघनित होकर के थोड़ी देर वहाँ पर वायु जो है चलती नहीं है, हवा चलती नहीं है ना। हवा बिल्कुल रुकी रहती है, वहाँ एयर बहुत कम हो जाती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है ना। तो वहाँ जो है वायु चलती नहीं है, बहती नहीं है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आसमान में रह जाता है और हमको नज़र आता है। ठीक, इसका कारण ये है। आगे देखेंगे। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है, सिंपल है। आगे चलेंगे। इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं। अब यहाँ देखिए, वर्षा के 3 प्रकार दिए हैं आपको बारिश के: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये 3 प्रकार दिए गए हैं, याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे देगा वर्षा के 3 प्रकारों में कौन सा नहीं है। 3 तो ये ऑप्शन दे देंगे, एक कोई और ऑप्शन डाल देंगे, तो उसको हटाना है आपको। ठीक, याद कौन कौन से रखने हैं? संवहनी, पर्वतीय और चक्रवाती। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है चक्रवाती वर्षा क्या होती है ना। ये देखिए, ठंडी हवा नीचे से आ रही है, साइड से आ रही है, और गर्म वायु जो है ऊपर उठ रही है। ये है चक्रवाती वर्षा। ठीक, दिख रहा है। चलिए आगे देखिए। आर्द्र वायु जब पहाड़ों की ओर ऊपर बढ़ती है, ठीक है, तो वहाँ जब बारिश होती है तो वो पर्वतीय वर्षा हो गई। ठीक है, ये देखिए सारा कमाल वायु का ही है ना। और जब गर्म वायु देखो डायरेक्ट ऊपर उठ रही है ना, तब बारिश हो रही है, तो ये है संवहनी वर्षा। ठीक है जी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस हिसाब से भी। ठीक है, जब पहाड़ों की ओर वायु उठ रही है और वहाँ पहाड़ों पर वर्षा हो रही है, तो ये कौन सी वर्षा है? ये पर्वतीय वर्षा है। ठीक है, तो सबकी क्वालिटीज़ आप याद कर लीजिएगा, छोटे छोटे फैक्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब कंप्लीट के बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस के बाद जो वायुमंडल की परतें हैं उनको हम अपने ट्रिक के माध्यम से, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके माध्यम से करेंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में हम उसको रिटेन कर पाएँ, क्योंकि वो काफ़ी लंबा चार्ट था। अब मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिसमें सारी चीज़ें आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल क्वेश्चंस देखेंगे।
चलिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। क्या है सही उत्तर? सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली गैस। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर हो गया आपका ओजोन। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, कौन सी है सबसे महत्वपूर्ण परत? ऑप्शन है आपके शोभ मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्य मंडल। जब हम मंडल कर रहे थे, परतें पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले ही मंडल में पढ़ा था हमने, ये शोभ मंडल में। ये सबसे महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की। बिल्कुल सही, शोभ मंडल। ठीक है जी, नेक्स्ट। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? देखो आगे क्वेश्चन डायरेक्ट, मैंने कहा था बादल विहीन भी करके पूछा जा सकता है। जी हाँ, कई लोगों का डायरेक्ट आंसर भी आ रहा है। आपके ऑप्शंस हैं शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, चलिए, इसका सही उत्तर है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल, दूसरा मंडल। ठीक है, पृथ्वी की सतह से दूसरा मंडल। ठीक है जी, आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब क्या होता है? पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन समान रहता है। क्या है सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, घटता है। कितनी बार मैंने बताया आपको, जब आप वायुमंडल की परतों में ऊपर जाएंगे तब वायुदाब घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृष्टि यानी पानी। ठीक है, तरल रूप में वृष्टि यानी पानी, है ना। तरल रूप में पृथ्वी पर आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बादल, वर्षा या हिम? बिल्कुल सही, वर्षा बोलोगे उससे आप, बारिश बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे एक क्वेश्चन आपका मिलान का है, उसके बाद नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं खुद के। ठीक है, चलिए, एक पेज में ही बताया हुआ है मैंने उसको आपको, है ना। ये देखिए, एक पेज में मैंने बताया हुआ है, वो अभी यहीं पे सब याद हो जाएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक, चलिए फिलहाल हम ये मिलान कर लेते हैं पहले, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम चैप्टर के पीछे आप सोच रहे होंगे भाई चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस करने का क्या फ़ायदा है? भाई मेरा ऐसा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मानना है मेरा पर्सनली, कि कई बार एग्जामिनर के पास हो सकता है टाइम ना रहे, है ना। जैसे हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता, हम भी काफ़ी बिजी रहते हैं सब, है ना। तो एग्जामिनर भी क्या करे भाई, एनसीईआरटी के बुक्स निकाले और उसके जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं वहीं से ही क्वेश्चन बना दे। और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने भी हैं, मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ज़रूर चर्चा करेंगे इस बात की, है ना। आप भी देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में भी आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी स्वयं उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस आप जान सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इस देखिए, लेफ्ट साइड आपके 4 बिंदु हैं और राइट साइड में आपके 6 बिंदु हैं, मतलब कि 2 बिंदु आपको हटाने हैं। ठीक है, हाँ, शुक्र है कि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस तो अभी नहीं आते हैं ना। देखिए, बुक में इतना डिफ़िकल्ट कर रखा है इन लोगों ने, है ना। 6, एक साइड 4 ऑप्शन दिए हैं, एक साइड 6, है ना। अब वो सोचेंगे भाई 2 ऑप्शन इधर कम है, जी नहीं, 4 ही दे रखे हैं। ठीक है, 4 से 6 को मिलाना यानी 2 हटाएंगे और मिलाएंगे। चलिए, लेफ्ट साइड के 4 बोल रहा हूँ मैं, 4 बिंदु। पहला बिंदु है आपका, पहला है आपका व्यापारिक पवने, दूसरा है लू, तीसरा है मानसून और चौथा है पवन। ठीक है, ये 4 हो गए इस साइड। अब राइट साइड में आ जाइए, दाहिने हाथ पे हैं आपके 6 बिंदु। पहला है आपका सूर्य से आने वाली ऊर्जा, दूसरा है मौसमी पवन, तीसरा है पवन की क्षैतिज गति और चौथा है ओजोन गैस की परत और पांचवा है स्थायी पवन और छठा है स्थानीय पवन। ठीक है, अब इनको मिलान करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे भाई सामने आप दिख रहा है, इतना चार्ट आपने बना रखा है ना, और मिलान किए हुए हैं, तो डायरेक्ट बता दीजिए ये इसका ये होगा। देखिए, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप खुश नसीब हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी आंखें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और काफ़ी अच्छी बात है कि आपकी और मेरी आंखें हैं और हम देख पा रहे हैं और कामों को कर पा रहे हैं, है ना, आसानी से। लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, विशेष छात्र की कैटेगरी में, जिन्हें आप रखते हैं, जो कि दृष्टिबाधित हैं या फिर दिव्यांग हैं किसी भी प्रकार से। ठीक है, उनको भी ध्यान में रख करके हमारा चैनल कार्य करता है और करेगा और करता रहेगा। ठीक है, तो समावेशित रूप से सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास है, आपका सहयोग भी इसमें अपेक्षित है। आशा है आप भी थोड़ा संयम रखेंगे और उनकी शिक्षा में थोड़ा सा अपना अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने का प्रयास करेंगे आप लोग भी। ठीक है जी,
तो इसलिए ही मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ और बोलता हूँ, ताकि वो लोग भी अपना दिमाग लगा सकें और प्रश्न को हल करने का प्रयास कर सकें। ठीक है, चलिए फिलहाल व्यापारिक पावने मैंने आपको बताया था, व्यापारिक पावनों को स्थायी पावने भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक पावने मिलेंगी स्थायी पावन से। ठीक, एक सेकंड मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, तब शायद और अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए ग्रीन ले लेते हैं। चलिए, व्यापारिक पावने हो गई आपकी स्थायी पावन। ठीक है, अब येलो लेते हैं। लू मिलेगी आपकी स्थानीय पवन, स्थानीय पवन है ना। चलिए तीसरा है आपका मानसून। मानसून क्या है? ये मौसमी पवन है, एक विशेष मौसम में चलती है। ठीक है, और अपनी दिशा बदलती है। चलिए अगला क्या है? पवन। ये पवन की क्षैतिज गति के साथ मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। और यहाँ देखिए दो ऑप्शन कौन कौन से छोड़े हैं हमने। एक तो छोड़ा है हमने सूर्य से आने वाली ऊर्जा, और एक हमने छोड़ा है ओजोन गैस की परत। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं, जो कि नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम पीछे करके आ रहे हैं आतपन। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो जस्ट 1 सेकंड। ठीक है, और ओजोन गैस की परत, ठीक है, ये तो हमारी रक्षा करती है हानिकारक गैसों से, सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है ना। तो ऐसा भी कुछ नहीं लिखा हुआ इस साइड ऑप्शन में, तो ये हमारा उत्तर हो जाएंगे। और ये दो हमने स्किप कर दिए हैं। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैंने तो लाइनें हटा दी हैं हाईलाइटेड, आप पीछे जाके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया था वायुमंडल की जो परतें हैं उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, इसका आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। थोड़ा छोटा भी हो सकता है, आप वीडियो को भी रिपीट करके देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वीडियो तो हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आशा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर आपको ज़रूरत होगी तो। फिलहाल और बहरहाल क्या नाम है, ये जो वीडियो है या इंटरनेट पे उपलब्ध रहेगी हमेशा, कभी भी आप अपनी सुविधा के अनुसार आके विजिट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। चलिए, एक एक करके वायुमंडल की सभी परतों को समझने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से, कि इसको कैसे याद कर सकें हम, है ना। चलिए, सबसे पहले हम 3 लेयर करेंगे, 2 या 3 लेयर, है ना। हेडिंग देखते हैं, हमारे वायुमंडल की 5 परतें। मैंने यहाँ कुछ लिखा है 8, 18, 50, 80, 400। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब नीचे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहली लेयर थी आपकी शोभमंडल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। आपको यहाँ एरो दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे की साइड है जो कि, ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ तापमान जो है ना घटता रहता है। ये तापमान की लाइनें हैं जो नीचे ऊपर दिख रही है ना आपको, तापमान की लाइनें हैं। आप नीचे से चालू करेंगे, ठीक है, जब स्टार्टिंग करेंगे ना तो नीचे से करेंगे, नीचे आ रही है, ठीक है, यानी तापमान घट रहा है। शोभमंडल में तापमान क्या होगा? घटेगा। चलिए, ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा। चलिए, दूसरा कॉलम बनाया मैंने डिस्टेंस का, ठीक है। शोभमंडल होता है 8 से 18 किलोमीटर। इसके अंतर्गत जो है ट्रोपोस्फेयर अर्थात शोभमंडल की सीमा है आपके अंदर, ठीक है, सीमा है इसकी। अब शोभमंडल में क्या क्या पाया जाता है? सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि। माउंट एवरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपकी कहाँ पाई जाएंगी? शोभमंडल में, ठीक है। ये चार्ट है, आशा चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब आइए दूसरे मंडल पर। दूसरी परत है आपकी समताप मंडल, जिसे आप स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि तापमान को हम उल्टा सीधा करके चलेंगे। हमने पहले क्या किया था? नीचे, है ना, टेम्परेचर घट रहा है, अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। समताप मंडल में क्या होगा? बढ़ेगा। अब ऊंचाई के साथ यहाँ पर डिस्टेंस देखेंगे क्या है? 8 से 18 था, 8 से 18 किलोमीटर शोभमंडल का था, 18 से 50 किलोमीटर है आपका समताप मंडल का, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसकी मुख्य विशेषता क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर अर्थात समताप मंडल की, इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर हवाई जहाज चलते हैं, ओजोन परत पाई जाती है और ये बादल विहीन है। 3 मुख्य विशेषताएं, तीनों को पॉइंट वाइज लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए, तीसरी लेयर भी यहीं पे देखेंगे। तीसरी लेयर है आपकी मध्यमंडल, जिसे आप मेसोस्फेयर के नाम से जानते हैं या मीसोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस की बात, डिस्टेंस नहीं, पहले टेम्परेचर की बात करें। ऊपर देखिए बड़ा था समताप मंडल में, अब यहाँ क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। ध्यान आया? शोभमंडल घटेगा, समताप मंडल बढ़ेगा और मध्यमंडल फिर से घट जाएगा, ठीक। डिस्टेंस की बात करें 50 से 80 किलोमीटर के बीच में, ठीक। अब इसमें मेन क्या है? मेन है इसमें उल्कापिंड। मध्यमंडल की बात हो रही है, मेसोस्फेयर की बात हो रही है, इसमें है उल्कापिंड, मेटेरोइड्स, मैंने लिखा भी हुआ है। इसी लेयर में आकर जल जाते हैं, ठीक है जी। यही इसका ये मेन इंपॉर्टेंट है मेसोस्फेयर का, यही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, अब 2 रह गए हैं आपके, 3 मंडल हम कर चुके हैं। 2 मंडल है आपका, उसमें से एक है आयन मंडल,
ठीक है, जिसे आप थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसका डिस्टेंस की बात करें तो 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। यहाँ मैंने 513 लिखा हुआ है छोटा सा, और नासा लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि नासा ने ना 513 किलोमीटर तक माना है, ठीक है। और ये 80 से 400 ये एनसीईआरटी बुक्स में मिलेगा, ठीक है। तो आप यही वाला कीजिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। बाकी ये भी आ जाता तो इसको भी ध्यान में रखिए हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब इसकी क्वालिटी क्या है इस लेयर की, इसमें रेडियो वेव्स पाई जाती हैं, आपकी रेडियो तरंगे, और नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी इसी में ही होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें याद रखिएगा इसमें, रेडियो वेव्स अर्थात रेडियो तरंगे, और नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कहाँ पर? आयन मंडल में, आयनोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में, ठीक है, तीनों एक ही हैं, ठीक है जी। लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर यानी वायुमंडल। अच्छा, आयन मंडल का हमने टेम्परेचर नहीं किया, आयन मंडल में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। इसी के साथ मैं पीछे वाले बता दूं, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। अगर मैं स्टार्टिंग की 4 लेयर की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, 4 लेयर की बात करूं तो अपोजिट कनेक्शन है सब में, है ना। टेम्परेचर के मामले में बात कर रहा हूँ केवल मैं अभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल में तापमान कम हुआ, समताप मंडल में बढ़ गया, मध्य मंडल में कम हुआ, फिर आयन मंडल में बढ़ गया। समझ रहे हैं? अपोजिट जाएगा और गिरने से चालू हुआ, तापमान गिरने से, ध्यान रखिएगा, ठीक। 4 तक अपोजिट आया, लेकिन 5वें में क्या होगा? 5वें में भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। चौथे और 5वें दोनों में बढ़ेगा, ठीक है जी, ये ध्यान रखना, हो जाएगा काम। चलिए, चौथा मैंने समझा दिया था, 5वां देख लेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। 5वां है आपका वायुमंडल अर्थात एक्सोस्फेयर। इसका डिस्टेंस है 400 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हीलियम गैस मिलेगी, और एर्गन या आर्गन बोलते हैं आप, या नाइट्रोजन, ठीक है, और नाइट्रोजन। ये सारी गैसेस जो हैं वो आपको एनवायरनमेंट में मिलेगी वहाँ पर। कहाँ पर? वायुमंडल, सबसे ऊपर वाला मंडल, ठीक है, जिसको आप बहिर्मंडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको आप बहिर्मंडल करना चाहिए ठीक है। चलिए, आशा चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो ये पूरा चार्ट था, अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया और समझ में आए भी होंगी। अब आप सोचेंगे कि किलोमीटर को कैसे याद करेंगे। ये जो ट्रिक मैंने ऊपर लिखी थी 8, 18, 50, 80, 400, ठीक, ये किलोमीटर का ही है। अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आपको ये लाइन याद रखनी है, आपका सारा काम बन जाएगा, ठीक है। और लाइन से आपको मंडल याद रखने हैं। ये मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक। आपको ये याद रखना है, ऐसे याद रखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और लाइन वाइज लेयर याद कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल, लाइन से हो गई, ठीक है। क्षोभ का क्या हुआ? 8 से 18, ठीक है। समताप का क्या हुआ? 18 से 50, समझ में आ रहा है मध्य का क्या हुआ? 50 से 80, क्लियर हुआ, ठीक है। आयन का क्या हुआ? 80 से 400, क्लियर। और 400 से ऊपर क्या हुआ? बहिर्मंडल। ख़त्म कहानी, हो गई सारी चीज़ें आसानी से। 8, 18, 50, 80, 400 2-3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है, मुझे ऐसी आशा है। बाकी देखिए, इस चैनल का उद्देश्य है चीज़ों को याद रखना, सीखना, ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पर रिटेन रखना, ताकि हम अपना आउटपुट बेहतर तरीके से दे सकें, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप मेरी ही ट्रिक याद कीजिए, आप अपनी भी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। मेन उद्देश्य ये है हमारा कि जो एग्ज़ाम है वहाँ पर आप अच्छे से अपना आउटपुट दे पाएँ और रिज़ल्ट पॉजिटिव आ पाए, ठीक है जी। चलिए, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको मैंने नोट्स के हिसाब से भी, नोट्स के माध्यम से भी समझा दिया है, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि बहुत कम करते हैं आप। इसमें थोड़ी वृद्धि करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होगा। बाकी धन्यवाद, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।